नमस्कार साथियों, कॉन्सेप्ट टॉक की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आरएस परी 2021 के पीवाईक्यू पर। हमारा पहला क्वेश्चन है आज, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें हमें सही नहीं है पर फोकस करना है, क्योंकि जनरली हमारे क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाते हैं 3 या 4 कि हमारा ध्यान नहीं होता कि वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, सत्य कथन है या असत्य कथन है। इसलिए पहले क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें हम देखते हैं सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना। सूचना के अधिकार में यही होता है, सूचना का अधिकार 2005। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार से उनके कामकाज के बारे में जानकारी मांगी जाए कि सरकार ने क्या काम किया है, कितना खर्चा आया, कितना, ये सभी जो विवरण होता है वो एक आम आदमी को, नागरिक को अधिकार देता है कि वो सूचना मांग सके। किससे? सरकार से। अब सरकार के अंग कौन से होंगे? सरकार के अंग सरपंच से लेकर हम कोई भी ऑफिस से उसके कार्यों की जानकारी मांग सकते हैं, विवरण मांग सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाना। जब सरकार को यह पता होगा कि जनता उनसे हिसाब मांगेगी तो वहां पर पारदर्शिता आएगी। तो आपका ये पहला सही है। हमारे लोकतंत्र में ऐसा बनाना ताकि हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम कर सके। लोकतंत्र का अर्थ ये कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। और सरकार का कार्य क्या है? सरकार का कार्य जनता का कल्याण करना, क्योंकि सरकार का चुनाव ऐसा नहीं है कि कोई परीक्षा के माध्यम से हो रहा है। सरकार को जनता ही चुनती है। अब जनता को चुनती है तो सरकार को पहले दिन ही ये आभास होना चाहिए कि जनता के कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। तो लोकतंत्र में, ताकि लोकतंत्र को ऐसा बनाए जो वास्तव में लोगों के लिए काम करे। तो ये आपका दूसरा कथन सही है। समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों यानी वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये सूचना के अधिकार में इंक्लूड नहीं किया गया। महिलाओं से संबंधित या फिर कमजोर वर्ग से संबंधित अगर हम सूचना के अधिकार की लिस्ट देखें तो इसमें इसको 3 नंबर को शामिल नहीं किया गया है। नागरिकों को सशक्त बनाना, ये चारों में से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है। अब का सी गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? पहले हम इसके उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, ये तीनों क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधीन आते हैं, लेकिन मानववाद इसमें नहीं है। तो आपका 4 नंबर गलत हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। ये जो क्वेश्चन बताया जा रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अंतःकरण की आजादी होगी, धर्म को मानने की आजादी होगी, धर्म का प्रचार प्रसार करने जैसी आजादी होगी। लेकिन इसमें और रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं कि लोक व्यवस्था के आधार पर, कदाचार के आधार पर और स्वास्थ्य के आधार पर, ये 3 ऐसे आधार है जहां पर युक्त निर्बंध लगाए जा सकते हैं। किस पर? धार्मिक स्वतंत्रता पर। ये आर्टिकल 25 में मेंशन किया गया है। इसी अकॉर्डिंग हम आर्टिकल 25 से देखें तो इसमें बताया गया कि हिंदू धर्म में कौन इंक्लूड होगा। तो हिंदू धर्म में इंक्लूड होगा बौद्ध, जैन और सिख। ये 3 धर्म है जो हिंदू धर्म में इंक्लूड होंगे। इसके इसी में बताया गया कि सिख धर्म में सिख को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। कृपाण धारण करना उनका मौलिक अधिकार होगा। ये धर्म का अभिन्न अंग होता है। अब ये अभिन्न अंग क्या होता है? जैसे हम बात करें, इसमें कहा गया है कि सिख में 5 होते हैं, कृपाण, कड़ा, केस, कंगा। ये जो 5 इनके तत्व है वो धर्म के अभिन्न अंग माने गए हैं। लेकिन अगर हम देखें, अगर मंदिर में अगर घंटी बजाना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये अभिन्न अंग नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि नमाज कहीं पर भी पढ़ी जा सकती है, घंटी मंदिर में ही बजाना ये कोई धर्म के अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। धर्म के अभिन्न अंग का अर्थ है कि अगर जैसे हम देखें सती प्रथा, अब धर्म के आधार पर इसे प्रचलित किया गया था, बाल विवाह, लेकिन ये धर्म के अभिन्न अंग नहीं है, ये मानव के मूल अधिकारों को बाधित कर रहे हैं। जैसे सबरीमाला का मामला हम देखते हैं तो वहां पर अयप्पा के मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध किया गया है, तो वो धर्म का अभिन्न अंग नहीं है, इसलिए कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और महिलाओं के विरुद्ध बताया। इसी तरह अगर हम देखें तीन तलाक मुस्लिम इस्लाम धर्म में क्या है, अभिन्न अंग नहीं है, अभिन्न अंग नहीं है, तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया इस आधार पर कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है। ओके, तो ये अभिन्न अंग से संबंधित है और ये धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हम आर्टिकल 26 देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि धार्मिक समूह के प्रबंधन की आजादी होगी। यानी अगर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च बनानी है, उसके लिए कोई चंदा दे रहा है, कोई संपत्ति अर्जित करनी है, खरीदनी है, तो ये क्या है, धार्मिक प्रबंधन के अधिकार में इंक्लूड होगी। 27 में कहा गया कि कर से मुक्ति मिलेगी, किसी भी धर्म के प्रमोट करने के लिए राज्य या सरकार कर नहीं लगाएगी। और आर्टिकल 28 में क्या कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो भी संस्था है वो सरकार के द्वारा अगर वित्त पोषित है या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त है, पूर्णतः है, तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये धर्म से संबंधित, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हमारे मूल अधिकार की लिस्ट है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। तो इसमें पहला बताया गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 42। ये सही नहीं है, क्योंकि निःशुल्क विधिक सहायता, हम बात करते हैं डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें हम देखते हैं पहला बताया गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, ये अनुच्छेद 39A में है, जिसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि निःशुल्क और विधिक सहायता दी जाएगी पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए। यानी जो भी कोई गरीब है वो अपनी वकील की फीस अफोर्ड नहीं करवा पा रहे हैं, तो उन्हें क्या वकील दिया जाएगा, यानी न्याय को सुगम बनाया जाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी, जिससे क्या है कि समान न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ये कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन से, तो आपका गलत हो जाता है। आगे है कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन किया जाएगा। इन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा, और जो भी दुधारू पशु है, जैसे गाय है, कोई और पशु है, उनकी नस्ल में सुधार किया जाएगा। गाय के वध पर रोक लगाई जाएगी। ये जो भी गांधीवादी प्रिंसिपल है, इन्हें आर्टिकल 48 में शामिल किया गया है, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अनुच्छेद 40 में बताया गया कि राज्य प्रयास करेगा, किसका, राज्य पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा और पंचायतों को स्वायत्त शासन करने के लिए, मजबूत करने के लिए भी ऐसे प्रयास करेगा। तो ये किस में कहा गया, आर्टिकल 40 में कहा गया है, तो आपका ये गलत हो जाता है। पुरुष और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में ही पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित किया गया, तो आपका 39 सही है। अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें या फिर व्यवहारिक रूप से देखें तो 39 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 39 में बहुत सारे सब क्लोज दिए गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं 39 का है, जिसमें कहा गया है कि पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों के लिए रोजगार के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन मुहैया करवाए जाएंगे, सुनिश्चित करवाए जाएंगे राज्य के द्वारा। इन पुरुष और स्त्री के लिए आजीविका के साधन, आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल 39B, जिसमें कहा गया है कि जो भी हमारे आर्थिक संसाधन है, भौतिक संसाधन है, जैसे भूमि,
अगर हम किसी खान की बात करें, ये जो भी हमारे भौतिक संसाधन हैं, इनका नियंत्रण कौन करेगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा और इनका वितरण लोक कल्याण के लिए किया जाएगा। लोक कल्याण से संबंधित वितरण की बात किसमें की गई है? अगर हम सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में देखें, सबसे विवादित अगर आर्टिकल कोई है, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में टकराहट से संबंधित 239B और 39C है। अब सी में क्या कहा गया है कि अर्थ के केंद्रीकरण को रोका जाएगा। अब अर्थ के केंद्रीकरण का क्या हुआ कि सरकार ऐसी आर्थिक नीति बनाएगा जिससे क्या है कि धन का केंद्रण किसी एक या दो हाथों में ना हो, यानी धन का विकेंद्रीकरण किया जाए। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर अंबानी महोदय जियो मार्ट चला रहे हैं और मार्ट चला रहे हैं, तो जिससे क्या होगा कि वो सब्जी भी बेच रहे हैं, ग्रोसरी का सामान भी बेच रहे हैं, मेडिकल भी है, सब सुविधाएं एक मार्ट में मिल रही। इससे क्या होगा? रेडी पट्टी पर काम करने वाले, दिहाड़ी करने वाले लोग, जो भी अन्य लोग हैं, उनकी आजीविका पर क्या होगा? प्रभाव पड़ेगा। सारा धन का केंद्रण इनके पास होगा, इनकी दिहाड़ी मजदूरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए ऐसा कहा गया कि राज्य प्रयास करेगा ऐसा ना हो, जिससे क्या है कि समान न्याय सुनिश्चित हो सके, सभी को रोजगार मिले। तो ये व्यवस्था किस में की गई है? आर्टिकल 39C में की गई है। ओके, अब आर्टिकल 39D जो क्वेश्चन की डिमांड है, स्त्री और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे बताया गया है 39E में, यानी इसमें बताया गया है कि पुरुष व स्त्री या जो बच्चे हैं, उनकी शारीरिक शक्ति और मानसिक स्थिति का फायदा नहीं उठाया जाएगा। यानी उनके ऐसा नहीं है कि धन के लालच में आकर, धन के अभाव में उनसे ऐसा कार्य करवा लिया जाए जो उनके लिए सही नहीं है। इन बातों को सुनिश्चित किया जाएगा। आगे 39 अपने बच्चों से संबंधित बताए गए हैं कि बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के गरिमा में विकास के लिए ऐसी स्थितियां तैयार की जाएगी राज्य के द्वारा, जिससे वो अपना कल्याण सुनिश्चित कर सके। ये कुछ आर्टिकल 39 में दिखाए बताए गए हैं, जिनमें 39D से क्वेश्चन पूछा गया है। आप बाकी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपका एक बार इन पे फोकस अच्छे से होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वो क्या है? वो स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह की समिति पर ही मूल कर्तव्यों को इंट्रोड्यूस किया गया था 42वें संविधान संशोधन से इंदिरा गांधी सरकार में, और भाग 4A जोड़ा गया और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। मूल रूप में अगर हम क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल संविधान, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मूल कर्तव्य कितने थे? तो आपको याद रखना है, संविधान लागू के समय मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वें संविधान से संशोधन से जोड़ा गया है, और 42वें संविधान संशोधन से कितने कर्तव्यों को इंट्रोड्यूस किया गया? 10 कर्तव्यों को। आगे हम देखते हैं 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया? जिसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि बालकों के लिए, जो भी 6 से 14 वर्ष के बालक है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? उसके माता पिता या फिर गार्जियन, अभिभावक उनकी शिक्षा सुनिश्चित करवाएंगे। ये 86 अमेंडमेंट में कहा गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमे संबंधित है। विशाखा गाइडलाइन एक बहुत ही फेमस केस है, जो किससे संबंधित है? जो महिलाएं, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन अत्याचार से संबंधित ये मामला है, जो 1997 में है। 1997 में एक महिला, एनजीओ की महिला थी, वो बाल विवाह से संबंधित एक गांव में, राजस्थान के गांव में कैंपेन करने गई थी, उस बाल विवाह को रोकने के लिए गई थी। तो उनके साथ वहां पर अत्याचार हुआ, उनका बलात्कार किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा कि जो भी कार्यस्थल पर महिलाएं होंगी उनको सुरक्षा दी जाएगी, और सुरक्षा से संबंधित उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी थी, जिसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकथाम से संबंधित, यानी कोई भी ऑफिस है, बड़ी फर्म है, वहां पर एक ऐसी कमेटी गठित की जाएगी जो वहां की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। उनके साथ कोई भी अगर अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, अपमानजनक व्यवहार किया जाता है,
अपमानजनक हरकत की जाती है तो वो कमेटी जांच करेगी और उसके बाद में दोषी डिक्लेयर करेगी। तो ये हर एक ऑफिस का कर्तव्य होता है कि विशाखा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक कमेटी गठित करे और वो जांच करे मुकदमों की, अगर कोई मुकदमा सामने आए तो आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम की उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया? ये बहुत ही फेमस केस है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो 99 अमेंडमेंट 99 संविधान संशोधन 2015 में लाया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया 4-1 के जजमेंट से। यानी 4 जजों ने कहा कि ये हमारे न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर रही है, जो हमारा मूल ढांचा है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे मूल ढांचे में शामिल है। जो एनजीएसी है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, वो क्या कर रहा है, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बाधित कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, इसका सही आंसर होगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किससे राय लेता है? आप अनुच्छेद 102 देखना पहले। अनुच्छेद 102 में संसद सदस्य की निरर्हता के बारे में बताया गया है और इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय राष्ट्रपति महोदय करेंगे और राष्ट्रपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा। ओके, लेकिन ये किसकी अनुशंसा पर करेंगे? ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग की अनुशंसा पर करेंगे, यानी इसमें निर्वाचन आयोग, जो भी हमारा निर्वाचन आयोग है, उसकी अनुशंसा के अकॉर्डिंग निर्वाचन आयोग का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 324 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और राष्ट्रपति अगर उचित समझे तो एक से अधिक अन्य आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो एक मुख्य आयुक्त है प्लस 2 अन्य आयुक्त है, तो टोटल 3 सदस्यीय बॉडी है जो मुख्य चुनाव आयोग में कार्य कर रही है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सदस्यीय बॉडी है? 3 सदस्यीय बॉडी है, एक मुख्य आयुक्त है, 2 अन्य है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रपति अयोग्यता से संबंधित निर्धारण करता है तो वो राय किससे लेता है? तो निर्वाचन आयोग से राय लेता है। ओके, और वो किस में है? आर्टिकल 103 में है और अनुच्छेद 102 के तहत निर्भरता से संबंधित राष्ट्रपति निर्णय लेता है। अगर हम इसी से संबंधित एक और बात करें, दल बदल से संबंधित अगर निर्योग्यता का निर्धारण करना है, दल बदल से संबंधित अगर निर्योग्यता का निर्धारण करना है तो वो अधिकार होता है स्पीकर महोदय के पास। स्पीकर महोदय ने लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के पास अंतिम पावर होती है ये डिसाइड करने की कि वो दल बदल के अकॉर्डिंग दोषी है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकायुक्त यानी लोकपाल लोकायुक्त संबंधित विधेयक 2013 में पास किया गया था, जो भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए गठित किया गया था। यानी अन्ना हजारे के द्वारा एक मूवमेंट किया गया जिसमें बताया गया कि जो भी सिविल अधिकारी होते हैं या फिर जो भी कर्मचारी होते हैं उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए एक ऐसे पद को इंट्रोड्यूस किया जाए जो इन पर निगरानी रखे, जिससे क्या होगा? भ्रष्टाचार खत्म होगा और एक सुशासन की स्थापना होगी। इससे संबंधित हम देखते हैं, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यह बात सही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवा आयोग तक फैला होता है, उच्च लोक सेवक तक फैला होता है। ये बात सही है, लेकिन मुख्यमंत्री, अगर हम बात करें सरपंच की या पंच से, तो वहां पर इसका क्षेत्राधिकार नहीं होता। ओके, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामले पर विचार करता है। हमने अभी विचार किया कि उद्देश्य इसका ये था कि भ्रष्टाचार व कुप्रशासन पर विचार करें। उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। इसका काम दोनों, ये शिकायतों की जांच करेगा, शिकायतों की जांच करना, आरोपों की जांच करना, दोनों शब्द सेम ही है। यानी शिकायतों की जांच करेगा, आरोपों की जांच करेगा, दोनों काम ये करेगा। तो आपका डी गलत हो जाता है। तो आपके सही कौन कौन से हैं? तो आपका ए बी सी यानी 3 नंबर आपका सही है। आगे देखिए,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी गई है? तो वो आपका संविधान संशोधन है 105वां। इसमें कहा गया है कि SEBC जो भी सोशल रूप से, एजुकेशनल रूप से बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए प्रयास किया जाएगा, उनकी सूची में विस्तार किया जाएगा, उनकी सूची को डिफाइन किया जाएगा। ये अधिकार दिए गए संसद को। तो इसमें क्या है? 105वां संविधान संशोधन, ओके, 2021। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह है, बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो ये कथन कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय के द्वारा, ये कथन कहा गया। तो आपका 1 नंबर सही हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का मिलान करना है। इसमें कहा गया कि मूल अधिकार से संबंधित समिति कौन सी है? मूल अधिकार पटेल थे। इसके बाद में अगर हम बात करें कार्य संचालन, तो के मुंशी महोदय, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा। यानी अगर हम बात करें मूल अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित, बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित जो भी समितियां थी, इनके अध्यक्ष कौन से? पटेल महोदय को बनाए गए थे। यानी पटेल ये इन पे मूल अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक से संबंधित और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित उप समितियां थी, लेकिन वो लास्ट में रिपोर्ट किसको दे रही थी? पटेल महोदय को। तो इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन है? पटेल महोदय है। अगर हम बात करें संघ शक्ति समिति की, तो नेहरू है। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? नेहरू जी है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पटेल महोदय है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? हम सभी को पता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। प्रारूप समिति 7 सदस्यीय बॉडी है जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, संविधान की ड्राफ्टिंग की, और इस संविधान को आगे 26 नवंबर 1947 को स्वीकार कर लिया गया, जिसे अब हम प्रेजेंट में संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नहीं है पर हमें ध्यान देना है। विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण ये शामिल है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना ये भी शामिल है। किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ये भी शामिल है, लेकिन इसमें अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान नहीं है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। तो आपका डी सही होगा। आगे है राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृति संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी आर्टिकल हम देखते हैं 168, जहां पर राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया कि विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी और राज्यपाल महोदय होंगे। ये तीन संस्थाओं से मिलकर राज्य विधानमंडल गठित होगी। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में विधान परिषद नहीं होती, तो विधान परिषद से संबंधित अधिकार किसको दिए गए? संसद को दिए गए हैं कि संसद इसे स्वीकार कर सकती है, नहीं स्वीकार कर सकती। यानी विधानसभा भेजेगी कि हमें विधान परिषद का गठन करना है। अब संसद डिपेंड करेगी, संसद स्वीकार करे या ना करे, ये संसद की विवेकाधीन शक्ति है। तो इस पे बताया गया है कि इसमें केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो आपका बी सही होगा। यानी केंद्र सरकार पर कोई बाध्य आरोपित नहीं करती कि वे संसद इस पर कोई विधि निर्माण करे या फिर विधान परिषद का गठन करे। अगर हम बात करें 6 विधान परिषद ऐसी है जहां पर क्या है? विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें एक है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार का बड़ा भाई यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये 6 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है? विधान परिषद का गठन किया गया है।
राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो आपको याद रखना है ये 6 क्षेत्र ऐसे हैं, 6 विधान परिषद है जहां पर ऐसा किया गया है। और आर्टिकल 169 में ऐसा कहा गया है कि संसद के पास शक्ति होगी। और अगर हम बात करें 170 में क्या है, विधानसभा के गठन की बात की गई है। ओके, इसी तरह अगर हम संसद से डिपेंडेंट बात करें तो संसद का गठन की बात किसमें की गई, संसद के गठन की बात 79 में की गई है। आगे इसमें कहा गया कि राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा का अंग नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, वो एक स्वतंत्र होता है जो संसद का एक अभिन्न अंग है। राज्यसभा के गठन की बात 80 में की गई है, लोकसभा के गठन की बात 81 में की गई है और राष्ट्रपति की बात 52 में की गई है। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, इसमें अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में कितनी है, 245। इसमें अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, वर्तमान में कितनी है, 543। इसमें 12 सदस्य, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान से आते हैं। तो ये आपके संसद की संरचना है जिसमें हमने राज्यसभा, लोकसभा पर देख लिया है और राष्ट्रपति महोदय के बारे में आर्टिकल देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, बीपी सिन्हा है, बीपी गजेंद्र, SR दास, ये आपका एक नंबर सही हो जाएगा। आगे है अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूची। आगे है आपका अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया था। तो आपका है 2023 में जोधपुर में ऐसा किया गया था। जोधपुर के लिए राज्य सूचना आयोग की एक पीठ गठित करने की प्रावधान किया गया था। आगे है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हमें बात करनी है। एक हम देखे हैं निर्वाचन आयोग जो केंद्र के लिए यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुनाव करवाते हैं। वो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 343 हमने किसके लिए देखा है, केंद्र के लिए देखा है, जिसमें ये 4 बॉडियों के लिए वो चुनाव करवाता है। लेकिन अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन की और 74वें संविधान संशोधन की, जहां पर पंचायतों का गठन किया गया। अब पंचायतों के गठन के साथ ही उसमें यह प्रावधान किया गया कि पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाएगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, उनके लिए अलग से राज्य निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा जो उनके चुनाव से संबंधित देखेगा। तो इसमें देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 पंचायत का गठन किसमें किया गया, भाग 9 में, जहां पे 243 एक स्टार्टिंग में भाग 9 में अन्य था जिसको हटा दिया गया, जिसमें एक ही आर्टिकल था 243। अब इसके जो भी पंचायत के प्रावधान किए गए वो आगे ABC यानी 243 क से स्टार्ट होते हैं। इसमें कहा गया 243 ट में क्या किया गया, 243 ट में क्या किया गया है, इसके राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। कब से, जुलाई 1994 से। तो आपका ये सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ट के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानतम में एक सदस्यीय आयोग है। हाँ, प्रेजेंट में ये एक सदस्यीय आयोग है, यानी जैसे हमने बात की थी राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की, तो वहां पे 3 सदस्यीय बॉडी है, एक मुख्य आयुक्त, 2 अन्य, लेकिन यहाँ पर एक सदस्यीय बॉडी है ये। तो आपका कौन सा सही होगा, 1 व 2 दोनों सही है। आगे देखिए 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो वो है लोकायुक्त से संबंधित। आगे तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व मंडल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में हमें विचार करना है। इसमें पहला है आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये बात सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगर हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हटाने की बात करें तो यहाँ पर हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होता,
वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग पर विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखिए। उसमें उसकी संरचना के बारे में, इसका गठन कब किया गया, पूरे डिटेल में इस पे लेक्चर बनाया हुआ है। नेक्स्ट पे देखिए, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से, अभी हमने विचार किया था, ये दोनों कथन आपके सही हो जाते हैं। आगे, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये आपका होगा राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था। ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राकलन कै के नियंत्रण नहीं है? प्राकलन में प्राकलन कै व ख दो डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो प्राकलन कै में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा गृह विभाग प्राकलन कै में सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे दो सूची होती है, प्राकलन कै और प्राकलन ख। तो यहाँ पूछेंगे प्राकलन कै में कौन नहीं है, तो गृह विभाग इसका सही आंसर होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 315 से 323 के बीच में देखना, जहां पर बताया गया है 315 में कि राज्य लोक सेवा आयोग होगा, संघ लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 323 323 में बताया गया है कि ये अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, तो ये राज्यपाल महोदय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। 322 में क्या है, इनके व्यय से संबंधित बात की गई है। इनका व्यय कैसे होगा? इनका व्यय भारत की संचित निधि पर होगा अगर संघ लोक सेवा आयोग है। अगर हम बात करें राज्य लोक सेवा आयोग को, तो राज्य की संचित निधि पर इनका व्यय होगा। ये लेक्चर का ये आर्टिकल का है 315 से लेकर 323 तक इनका विस्तार से विवरण दिया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इन्हीं 315 से लेकर 323 तक प्रत्येक आर्टिकल याद होना चाहिए। आर्टिकल की हूबहू लैंग्वेज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8। प्रेजेंट में जो भी 8 पार्षद नियुक्त किए गए थे उन्हें हटा दिया गया, अब ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस टाइम का क्वेश्चन है तो 8 इसका सही आंसर होगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पहली बार यानी आईएएस के रैंक के अधिकारियों के रूप में प्रमोशन कब किया गया था? तो वो 2009 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? इस पे हमने विचार कर लिया है। अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने हेतु अधिकृत है? तो इसका राज्य मानव अधिकार आयोग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग पूछने की संभावना होती है। तो आपका राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये आपके कंठस्थ याद होने चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश इसमें नियुक्त किए जाएंगे। तो आपका सही होगा 2 नंबर। आगे देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? तो आपकी सही धारा होगी धारा 89। धारा 89 को प्रतिस्थापित करके इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में किया गया था। नहीं, दिसंबर 1994 में नहीं किया गया था, जुलाई 1994 में किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा जुलाई 1994। तो आपका ये गलत हो जाता है। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। ये आपके बात सही है, एक सचिव होता है जो राज्य का निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो आपका केवल 2 सही होगा।
गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो आपका सही आंसर होगा 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 को इनको क्या किया गया था? राज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन अगर इन ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइन उन्होंने कब किया था? 2 नवंबर 1956 को किया था। आगे देखिए, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? यानी पहले राज्यपाल की जगह राज प्रमुख का पद था, जिसे समाप्त करके राज्यपाल के रूप में स्थानांतरण किया गया। तो वो किसकी सिफारिश पर किया गया? तो आपका सही आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 7वां संविधान संशोधन, जिसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और उन्होंने राज्यों में भाषा के आधार पर बहुत से राज्यों का गठन किया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो आपका सही आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। आगे देखिए, किस संशोधन द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो आपका राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, जिस पर हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने विस्तार से चर्चा की है आरएस परी 2021 के क्वेश्चन पेपरों पर, जिसमें हमने जो भी डिटेल से जिन पे विचार करना था, जैसे मूल अधिकार से संबंधित या अन्य प्रावधान, उन पे हमने विस्तार से चर्चा की है। जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जैसे हम बात करें आयोग से संबंधित, आयोग की संरचना क्या है, आयोग की नियुक्ति क्या है, आयोग को अपनी रिपोर्ट किसे सौंपनी होती है, कौन से आयोग में कितने सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। आयोग से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके इन पर अच्छी तैयारी होनी चाहिए। आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। दूसरा, न्यायालय से संबंधित, यानी कौन से न्यायालय में किस न्यायाधीश को कहाँ नियुक्त किया जाता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपके इन पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आज के लिए अब हम सेशन यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।